हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला और उसके भेद। सो वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखिए। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक वर्णमाला। वर्णमाला को प्रारंभ करने से पहले हम ध्वनि और वर्ण को जान लेते हैं कि ध्वनि क्या है और वर्ण क्या है। मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं कि इस जीव मंडल पर मानव एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने भाव और विचारों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, एक दूसरे मनुष्य के मध्य अपने बात को, अपने विचार को रखता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। वर्ण क्या है? वर्ण ब्री धातु से सिद्ध हुआ है। वर्ण क्या है? संस्कृत के ब्री धातु से सिद्ध हुआ है, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना या धारण करना। अब वर्ण करना, धारण करना क्या हुआ, इसको जानते हैं। मुख से उच्चारित होने वाली अखंड ध्वनि जब किसी चिन्ह के रूप में हम उनको लिखते हैं तो वह वर्ण कहलाता है। अब यही धारण करना हुआ। हमने कहा ना, धारण करना क्या हुआ? ध्वनि जो हमारे मुंह से निकली वो क्या थी? को। तो धारण क्या कर दिया उसने? हमने क्या लिख दिया उसके लिए चिन्ह? ये। तो इस वर्ण ने उस ध्वनि को, रूप को धारण कर लिया। इसी प्रकार हमने जितने भी हमारे पास वर्ण हैं उनके लिए हमारे पास कोई ना कोई चिन्ह है। ठीक है, तो वर्ण हम समझ गए। वर्णों को जान लेने के पश्चात हम वर्णमाला व उसके भेद के बारे में पढ़ते हैं कि वर्णमाला क्या है और उसके कितने भेद हैं। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। सुव्यवस्थित समूह यानी बहुत अच्छी व्यवस्था हो जिस समूह में। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन आते हैं। इसी प्रकार एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, वर्णों के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब सबसे पहले हम जानते हैं स्वर किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। स्वर हम स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वतंत्र अर्थात किसी स्वर के उच्चारण में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते। अर्थात जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे, स्वर वर्ण का, तो जो हमारी श्वास है वो हमारी मुंह से बिल्कुल बिना किसी अवरोध के निकल जाती है। उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर की संख्या कुल 11 है, जो कि ये है। ठीक है, ये है ओ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 क्या है? स्वर हैं। और अंत में जो ये अनुस्वार और विसर्ग है, ये क्या है? अयोगवाह। ठीक है, ये क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ होता है ना योग वाह, अर्थात ये किसी वर्ण के बिना, जब तक इनका किसी वर्ण के साथ योग ना हो जाए, अर्थात ये किसी वर्ण के साथ जुड़ ना जाए, ये अंग और आह, तब तक हम इनका उच्चारण नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पर संग। ठीक है, तो ये क्या है? जो ये ऊपर अनुस्वार है, ये है, इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। और ये क्या है? अयोगवाह। जैसे विसर्ग का प्रयोग हमें कहाँ करते हैं? जैसे हमने लिखा रामः। ठीक है, ये जो अंत में ये दो बिंदु बना दी हमने, ये क्या है? विसर्ग। और इन दोनों को क्या कहते हैं हम? अयोगवाह। समझ गए होंगे आप। अयोगवाह का अर्थ होता है ना योगवाह, अर्थात ये जब तक किसी वर्ण के साथ इनका योग नहीं होगा तब तक हम इनको वर्ण नहीं मानते, अर्थात ये स्वर में भी नहीं आते हैं।
स्वरों को जान लेने के पश्चात अब हम व्यंजन पढ़ते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से कैसे, अब पढ़ते हैं आगे। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण असंभव है। अर्थात हम अगर किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करेंगे तो उसके साथ अ जुड़ा ही होगा। अगर हम का लिख रहे हैं तो इसके साथ अ भी जुड़ा होगा, और जब ये आ को हम वर्ण विन्यास कर देंगे तो ये क हलंत हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? व्यंजन। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये व्यंजन होता है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर कहा था स्वर में कि स्वर क्या है, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। और व्यंजन के साथ क्या है कि ये जब तक इनके साथ स्वरों का संयोग ना हो तब तक क्या है, ये उच्चारित नहीं हो पाते। अगर हम व्यंजन को उच्चारण करना चाहें बिना स्वर के तो हम ये बहुत असंभव है इसे उच्चारण कर पाना। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन कुल 33 प्रकार के होते हैं। अन्य भी व्यंजन होते हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम 33 व्यंजन को जानते हैं कौन से हैं। 33 व्यंजन है कवर्ग में। कवर्ग में आता है को, खो, गो, घो, गो। चवर्ग में आता है चो, छो, जो, झो, यो। टवर्ग में आता है टो, ठो, डो, ढो, णो। तवर्ग में आता है तो, थो, दो, धो, न। और पवर्ग में आता है पो, फो, बो, भो, म। और उसके बाद यो, रो, लो, वो, शो, सो, शो, ह। ये क्या है? 33 व्यंजन है। मुख्यतः ये क्या है? 33 व्यंजन। ठीक है, इनके अलावा संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है किसी दो व्यंजनों से मिला हुआ एक वर्ण। ठीक है, यहां पर जैसे मान लेते हैं क्ष है हमारे पास, ये क्या है? क्ष। तो ये अगर बना हुआ है तो ये क और सा से निर्मित है। हम पहले जान लेंगे कि ये वाला कौन सा शा है। ठीक है, इसको हम मूर्धन्य शा कहते हैं। सभी शा के बारे में जान लेंगे कि कौन कौन से शा होते हैं। अगर हमने ये वाला शा लिखा तो इसको हम तालव्य शा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये वाला शा लिखते हैं तो ये क्या है? मूर्धन्य शा है। और अगर हम ये वाला शा लिखते हैं तो इसका नाम है दंत्य शा। अर्थात इनका उच्चारण क्या होता है? तालु से होता है, मूर्धा से होता है और दंत्य से होता है। उच्चारण स्थानों के लिए मैं आगे नई वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देखेंगे कि कौन से वर्ण का, कौन से व्यंजन का उच्चारण कौन से स्थान से होता है। फिलहाल हम अभी जानेंगे कि संयुक्ताक्षर क्या हुए और व्यंजन क्या है और द्विगुण व्यंजन क्या है। ठीक है, तो संयुक्ताक्षर पढ़ रहे थे हम, तो क्ष पढ़ा था हमने। क्ष को और स, इससे क्या है? क्ष बनता है। पर जान लीजिएगा इसके अंतिम में भी क्या है? ओ है। तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? क्ष, क्ष, क और श, क्ष। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं? त्र। हमारे पास त्रावर्ण है, जैसे हम क्षेत्र लिखते हैं तो ये त्रा है। इसको कैसे करेंगे? तो और रो। इस रा में भी आ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो रो इत्युक्त त्र, अर्थात इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? त्र बन जाएगा। हमारे पास क्या है? तीसरा वर्ण क्या है? ज्यों। जैसे हम ज्ञान लिखते हैं तो ये क्या है? ज्यों। इसका उच्चारण ध्यान करेंगे हम, इसका उच्चारण ज्ञा नहीं, अर्थात क्या पढ़ते हैं? ज्यों, क्योंकि ये ज्या और यहां से बना हुआ है, इसीलिए इसका उच्चारण कैसे करेंगे हम? ज्या, ज्ञान। ठीक है, अगर हम ज्ञान का शुद्धोच्चारण करेंगे, अब लौकिक जगत में क्या हो गया है कि शब्दों का क्या हो गया, एक प्रकार से इनका
मतलब क्षय हो गया है। इनका क्या है, एक प्रकार से हम मतलब जो हमारे पूर्वज होते हैं, इनको उच्चारण में कोई गलत कर दे तो हम उससे सीखते हैं, अनुकरण करते हैं, इसीलिए हमको ज्ञान पढ़ते हैं। अगर हम इसका सही उच्चारण करेंगे तो इसको ज्ञान कहते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा संयुक्त व्यंजन है श्र। ठीक है। आपको मैंने अलग अलग सा के बारे में इसलिए बताया था क्योंकि आप यहाँ पर पता कर सको कि अब इसमें कौन सा श आता है। इसमें आता है तालव्य सा, इसको बोलते हैं तालव्य सा, क्योंकि उसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से। ठीक है। उसके बाद आता है और र, श और रा इत्युक्ते श्रा। ठीक है। इसी प्रकार आगे इनको ध्यान रख दीजिए, इनको संयुक्ताक्षर कहते हैं। पेपरों में पूछा जाता है कि संयुक्ताक्षर कितने होते हैं। ठीक है। संयुक्ताक्षर की संख्या होती है 4, और ये पूछे जाते हैं कि श किससे बना हुआ है, त्रा किन 2 वर्णों से बना हुआ है, ज्या किन 2 वर्णों से बना हुआ है, और श्रा किन 2 वर्णों के बना हुआ है। इस प्रकार के आपके पास प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद द्विगुण व्यंजन है डो और ढो, इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इनको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो आप व्यंजनों को जान ही गए होंगे कि व्यंजन कितने होते हैं। तो हम एक बार बात करते हैं कि हमने आगे बात करी थी कि वर्ण 52 प्रकार के होते हैं। फिर एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से वो 52 वर्ण हैं। ठीक है। जिनमें 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, हमने पढ़ा था ऊपर, 33 व्यंजन होते हैं, और 4 संयुक्ताक्षर होते हैं जो ये हैं, और 2 क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन। इनको कुल मिलाकर कितने हुए, ये 52। तो ये 52 वर्ण है। इसी के साथ हम आज का वर्णमाला वाला टॉपिक को समाप्त करते हैं। आगे हम दूसरी वीडियो उच्चारण कालादि संबंधित स्वरों का वर्गीकरण पढ़ाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रकरण समझ में आ ही गया होगा।